जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज एक नए बैच में नई शुरुआत, जिसमें हिंदी की आपकी एक क्लास रहेगी और इस क्लास का टाइम रहेगा 9:45 से लेकर 11 बजे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ये यूपी टेट और सुपर टेट है, यानी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए पूर्ण रूप से पूरी टीम के साथ डेडिकेटेड ये बैच हम लेके आए हैं। और इसमें हम थोड़ा टाइम से पहले अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फाइनली अब की बार जो यूपी टेट के स्कोर के आधार पे आप सुपर टेट के थ्रू जो सिलेक्शन पाओगे, तो उसमें भी आपको अपने आप को पहले से तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि अब तक यूपी टेट का जो स्कोर होता था, वो पासिंग मार्क्स अगर हैं तो टेट क्वालिफाई कर जाते थे और फिर हमें मौका मिल जाता था सुपर टेट के थ्रू या बाकी किसी दूसरी वैकेंसी जो कि 6 to 8 वाले लेवल पे भी आती है। मैथ साइंस की ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है, तो उसमें भी 6 to 8 वाला जो हमारे मार्क्स होते थे, वो पासिंग मार्क्स 90 पे अगर जनरल कैटेगरी में हमने क्वालिफाई किया है या फिर रिजर्व कैटेगरी में हमने क्वालिफाई किया है, तो उसी के आधार पे चीजों को हम फुलफिल कर लेते थे। लेकिन सबसे पहले अब की बार आपको थोड़ा एक तो सिलेबस को बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है, नए तरीके से रणनीति बनाने की आवश्यकता है, ताकि जब भी दोनों के नोटिफिकेशन आए उससे पहले हमें तमाम जो उलझने होती है सिलेबस को लेके, क्वेश्चंस की वैरायटी को लेके, टोटल मार्क्स आपका कितना टारगेट लेके आपको चलना है, उससे पहले ही आप इन समस्याओं से फ्री हो चुके होंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक तो मुद्दे की बात हमारे लिए ये है कि अब की बार जो आपका स्कोर होगा वो एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे निभाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यूपी टेट दोनों पे चर्चा आज हम करेंगे, सुपर टेट पे भी और यूपी टेट पे भी। यूपी टेट जो 2023 है, इसकी तैयारी इसलिए आपको पहले से करनी पड़ेगी क्योंकि अब की बार आपका अगर इसमें स्कोर, चाहे वो हमारा पेपर फर्स्ट हो 1 to 5 जिसको हम कहते हैं, 1 से लेके 5वीं तक का जो हमारा यूपी टेट है, ठीक है, ये 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें कम से कम आपके प्यारे दोस्तों 135 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि एक तो ये बाकी जितने भी टेट है, चाहे वो रिट एग्जाम हो, एच टेट हो, सी टेट हो, उन सबसे आसान ये पेपर आता है। सिलेबस इसका जरूर बड़ा है बाकी टेट के मुकाबले, चाहे सी टेट के मुकाबले, एच टेट, रिट और बिहार टेट के मुकाबले इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है और वो सब्जेक्ट वाइज है, ना कि केवल हिंदी का ही। लेकिन पेपर आसान आता है। और अब तक देखने में ये आया है, अब तक जितने भी टेट हुए हैं उनमें क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पे। अब की बार फिर क्वेश्चंस रिपीट होंगे, लेकिन आपको जो सिलेबस की बारीकी है उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, हम दूसरे टेट के आधार पे ही अपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करके सिलेबस को तैयार करते हैं और वहां पे फिर कुछ आता नहीं। मैं सबकी चर्चा करूंगा, आपको कोई भी कमेंट करने के पूछने की आवश्यकता नहीं है। शायद आपकी जितनी भी चीजें हैं, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आप जितने भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी मेरे से पूछना चाहते हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ बारी बारी से बताऊंगा। तो पहला मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ 135 का हमें स्कोर लेना है। इससे नीचे है तो फिर कोई फायदा नहीं है टेट का, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी जरूर आएगी, ठीक है, वो वैकेंसी 2023 में आए और 24 में वो पूर्ण कंप्लीट हो पाए नहीं हो पाए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सुपर टेट की वैकेंसी 100% आएगी, 2023 में आएगी। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि स्टार्टिंग में आपको ये ध्यान रखना है, अभी मार्च अप्रैल में कोई भी नोटिफिकेशन सुपर टेट का जारी नहीं होने वाला है, केवल यूपी टेट का होगा। यूपी टेट का जब रिजल्ट आ जाएगा तो सुपर टेट का नोटिफिकेशन 100% आएगा। अब डिपेंड करता है कि यूपी टेट का एग्जाम ये कब ले रहे हैं। जब भी ये एग्जाम लेंगे उसके 1 महीने के अंदर रिजल्ट देंगे। और मुझे जो आइडिया है वो आइडिया ये है कि अगस्त में एग्जाम लेंगे, सितंबर में उसका रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो अक्टूबर में आपका सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, वो कम आए या ज्यादा आए, लेकिन आएगी 100%। अब बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, यूट्यूबर क्या कह रहे हैं, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अब की बार सी टेट वालों को शायद कंसीडर ना किया जाए, क्योंकि पिछली बार इसलिए किया गया था कि कोविड के दौरान में चीजें बनी और उससे पहले भी तमाम उलझने रही हैं टेट को रिगार्डिंग। लेकिन अभी हरियाणा के अंदर प्यारे दोस्तों उन्होंने सी टेट वालों को पहले वैलिड मान लिया था कि सी टेट वाले भी हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के कैंडिडेट है वो भर ले। लेकिन अभी फिर जो वैकेंसी आई है
टीजीटी की वैकेंसी आई, उसमें उन्होंने सीटेट वालों को बाहर कर दिया। इसलिए जिसके पास सीटेट है वो ये मान के ना चले कि मेरा यूपी टेट में कम स्कोर जो है नहीं है तो मैं सीटेट का स्कोर लगा के वहां पे उसको कंसीडर करवा लूंगा। तो इस गलत फहमी में ना रहे कि सीटेट वाला सर्टिफिकेट यहाँ वैलिड माना जाएगा, सीटेट में स्कोर ज्यादा है तो उसी को आप लगाओ। आपको यूपी टेट में 135 का स्कोर करना है जनरल कैटेगरी को। ओबीसी वालों की जहां तक बात है तो 130, इससे नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि अब की बार यूपी टेट के जो मार्क्स हैं वो सुपर टेट की मेरिट में काउंट होंगे। और यही सबसे बड़े चैलेंज है, क्योंकि सुपर टेट का पेपर आउट होगा नहीं होगा, फाइनली वो कब एग्जाम उसका लेंगे, कब वो भर्ती 2 साल 2.5 साल में जाके कंप्लीट होगी, उन सब पे संशय है। लेकिन इस पे यूपी टेट पे कोई संशय नहीं है। इसलिए तमाम जिन बच्चों ने पहले 115 मार्क्स से या 120 मार्क्स से यूपी टेट किया है, तमाम वे बच्चे यहाँ पे यूपी टेट का दोबारा से फार्म भरे और 135 से ऊपर अपना स्कोर ले जाए। उसका रीजन ये है कि यूपी टेट का पेपर बेहद आसान आता है और वहां 135 से नॉर्मली अधिकांश बच्चों के आते हैं जिनको सिलेक्शन चाहिए। देखो, एक तो भीड़ होती है और एक होते हैं सिलेक्शन लेने वाले बच्चे। तो जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं उनका आमतौर पर पहले भी आए हैं, 130 135 स्कोर आए हैं, तो 135 प्लस आपको लाना है इसमें। अब बात करते हैं 6 to 8 की, क्योंकि जब सबसे पहले हमारे सामने क्या होना चाहिए, टारगेट हमारा क्या है, उसके बाद फिर सिलेबस क्या है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, जब हम 6 to 8 की बात करते हैं तो यहां 6 to 8 वाले में अगर आपकी 125 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 to 8 वाले में 125 क्यों? क्योंकि भर्ती आएगी सुपर टेट की। 6 to 8 पे पहले एक ही भर्ती हो चुकी है और वो भर्ती हो चुकी है प्यारे दोस्तों, एक उर्दू वाली, ध्यान रखना है, और एक मैथ और साइंस वाली। लेकिन 6 to 8 के लेवल पे इनका कोई ज्यादा फोकस नहीं है। उसका रीजन क्या है, जो 1 to 5 टीचर होते हैं वही प्रमोशन पाके 6 to 8 में चले जाते हैं, तो वहां वैकेंसी फुलफिल हो जाती है, क्योंकि जितना प्रमोशन होता है उतना रिटायरमेंट कम है। तो इसलिए यहाँ 6 to 8 में अभी भी चांस नहीं है आप लोगों की वैकेंसी का। बेशक ये कर दे वो अलग बात है, लेकिन मुझे दूर दूर तक अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि 6 to 8 की अलग से कोई वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि 6 to 8 पे जो बोर्ड बन रहा है वो ऑलरेडी वहां टीजीटी के माध्यम से टीचर भेज रहे हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूल हो, चाहे फिर वो राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी हो। तो यहाँ पर टीजीटी की पोस्ट के लिए और पीजीटी की पोस्ट के लिए कोई टेट की आवश्यकता नहीं है, यूपी टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे टेट चाहिए ही नहीं आपको। और जो 6 to 8 की जो पोस्ट है वो कौन भर रहे हैं, वो यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये टीजीटी वाले भर रहे हैं। कौन से स्कूलों में? जो 6ठी से लेके 12वीं है, और जो 6ठी से लेके 8वीं तक के ही स्कूल है वहां पे कहां से सीट भरी जा रही है, वहां से ये जो प्राइमरी टीचर बनते हैं 1 to 5 इनका प्रमोशन होता है और ये प्रमोशन होके आ जाते हैं 6 to 8। तो इसलिए सभी बच्चों को, चाहे वो बीएड है या फिर उसने बीटीसी की हुई है या उसने डाइट किया हुआ है या कहीं से कोई भी प्राइमरी लेवल का कोई भी कोर्स किया है, तो वो फोकस ही 1 to 5 को करे। वो एग्जाम जरूर दे, देखो एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है, दोनों का एक साथ भरोगे, एक जगह सेंटर होगा, एक का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो जाएगा, एक का सेकंड पेपर शिफ्ट में हो जाएगा। तो जब आप एग्जाम देने जा ही रहे हो तो आप दोनों का ही एग्जाम दो जब आप बीएड कर चुके हो। और तमाम वे बच्चे जिन्होंने बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया है, डाइट किया है या कोई भी प्राइमरी टीचर का बेसिक कोर्स किया है या 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है, वो तमाम बच्चे यहाँ पे इसका फार्म जरूर भरे। और साथ के साथ प्यारे दोस्तों 6 to 8 वाले का भी फार्म भरे। लेकिन इसमें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें जब भी पेपर होगा उस पेपर की मेरिट के आधार पे ही सिलेक्शन होगा। सिर्फ यहाँ टेट को तो क्वालिफाई करेंगे, इसमें टेट के नंबर ऐड नहीं करेंगे। टेट के नंबर 1 to 5 प्राइमरी टीचर के अंदर ही होंगे। जो पॉलिसी अभी बनी है इसकी कोई पॉलिसी नहीं बनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, अब दूसरा मुद्दा यह है कि यहाँ पर जो ये सिलेबस है हमारा यूपी टेट का, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, वही सारी चीज जो आपको पता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि यहाँ जब हम 1 to 5 की बात करते हैं, 1 to 5 का मतलब क्या हो गया, प्राथमिक शिक्षक, और वो क्या है 6 to 8 उच्च प्राथमिक शिक्षक। तो यहां प्राथमिक शिक्षक के रूप में यहां आपको ये ध्यान रखना है
प्राथमिक शिक्षक 1 to 5th। इस प्राथमिक शिक्षक 1 to 5th के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन, यहां पेडागोजी नहीं होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, पर्यावरण अध्ययन। जो चीज आपको पता है मैं उसके अलावा कुछ चीज बताना चाह रहा हूं, क्योंकि देखो आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास में मैं सिलेबस पे चर्चा करूंगा। जब टॉपिक शुरू करेंगे तो फिर सिलेबस पे चर्चा नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। आपको ध्यान रखना है, यहां जो क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स होंगे वो होंगे 30-30। इसमें भी 30, इसमें भी 30, यहां पे भी 30, ये भी 30 और आपके मैथ के भी 30 क्वेश्चन। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 135 का आपको इसमें स्कोर करना है। लेकिन यहां सीटेट जो आप लोग दे चुके हो या बाकी दूसरे जो टेट आपने दिए हैं, रिट दिए हैं, उनसे एकदम डिफरेंट सिलेबस है। इस चीज को आपको यहां समझना पड़ेगा। भाषा फर्स्ट यहां आप कोई भी लो, यहां पे कोई आपको ये ध्यान रखना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इसके साथ संस्कृत, ये 4 भाषाएं आपके मेन पेपर में वहां पे मिलेगी और उन 4 में से कोई भी 2 आपको लेने हैं। अब मान के चलो पहली जो ले चुके हो आप, वो आपने यहां हिंदी ले ली। अब ज्यादातर जो यूपी के कैंडिडेट है वो इंग्लिश ना लेके उसकी जगह यहां संस्कृत ले सकते हैं, या फिर उसकी जगह यहां वो अंग्रेजी ले सकते हैं, या फिर प्यारे दोस्तों एक और लैंग्वेज ले सकते हैं यहां उर्दू। तो आपके पेपर में जो लैंग्वेज होगी वो 4 लैंग्वेज होगी और उन 4 लैंग्वेज के ही क्वेश्चंस होंगे और कोई 2 लैंग्वेज लेके आपको वहां करने हैं। सी टेट की तरह यहां 22 लैंग्वेज नहीं होगी, 22 में से कोई भी 2 ले लो, हिंदी भी छोड़ो, इंग्लिश भी छोड़ो। अब मराठी वाले जैसे मराठी ले लेते थे, तमिल वाले तमिलनाडु ले लेते थे, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश रख लेते थे, पंजाबी वाले पंजाबी। यहां ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहां आपके पेपर में केवल 4 लैंग्वेज के ही क्वेश्चन होंगे और चारों के 30-30 क्वेश्चन होंगे। अगर आपको 135 का स्कोर करना है तो जिसकी है इंग्लिश वीक, जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा है, तो वो यहां से एक ऑप्शन हिंदी और एक ऑप्शन ले संस्कृत का। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इन 3 लैंग्वेज की हमारी कंटिन्यू क्लास होगी। हिंदी और संस्कृत ये दोनों लैंग्वेज मैं करा रहा हूं, यूपी टेट के अंदर भी और सुपर टेट के अंदर भी। संस्कृत लेने का फायदा क्या है, सुपर टेट की भर्ती होगी और वहां 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के संस्कृत के सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो साइंस साइड से है, आर्ट्स से है, एग्रीकल्चर से है, वो बीटेक करके स्टूडेंट आया या बीकॉम करके आया या बीसीए करके आया हो। तो जब आपको सुपर टेट में संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, सुपर टेट में संस्कृत समझनी पड़ेगी, तो फिर आपके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आपका फार्म आएगा यूपी टेट का, जो कि कभी भी आ सकता है, यानी कि मैक्सिमम 20 दिन के अंदर कभी भी यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो यहां आपको ध्यान रखना है, तब आपको हिंदी और संस्कृत लेने का फायदा है। दूसरी चीज क्या है, जो इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं और उनका ग्रामर भी और लिटरेचर का कुछ सेक्शन भी और टीचिंग वाला भी सेक्शन अगर उनका है मजबूत, क्योंकि ध्यान रखना है यहाँ लैंग्वेज में लिटरेचर से भी क्वेश्चन होते हैं, बाकी कहीं भी लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो, संस्कृत हो या हिंदी हो। यहाँ हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू के अंदर पहला एक टेट है जो कि जिसको यूपी टेट के नाम से जाना जाता है, जहां लिटरेचर के क्वेश्चंस भी ग्रामर के क्वेश्चन के साथ, पैराग्राफ के साथ हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक, देखो सारी चीज में चर्चा करूंगा। मैंने यही कहा कि अगर आप मेरी बात सुन लोगे तो उम्मीद करता हूं कि हम एक सही तरीके से एक रणनीति बना पाएंगे और हमारे सामने जो एक एम होगा हम उस पर फोकस करके काम कर पाएंगे। और फिर मैं रोज आपके कमेंट लूंगा, ठीक है,
और रोज आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जहां जहां समस्याएं हैं, जो दिक्कत है, मैं बारी बारी से उन्हीं चीजों पे आ रहा हूं। तो इसीलिए यहाँ मैं एक बच्चे की समस्या का सोल्यूशन कर सकता हूँ कमेंट पढ़ के, और यहाँ मैं कई हजार बच्चों की समस्या का सोल्यूशन एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये हिंदी और संस्कृत को लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुपर टेट में बिना संस्कृत में स्कोर किए आप वहां अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां 20 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। वो संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी तीनों लैंग्वेज सुपर टेट में जब कंपलसरी है, तो फिर हमें यहाँ संस्कृत अगर हम ले लेते हैं, जिसकी इंग्लिश वीक है, जिसकी इंग्लिश अच्छा है, तो फिर आप इंग्लिश में ही अगर 30 में से 25 आप सही कर सकते हो, तो उसी कंडीशन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेनी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर 30 में से 25 का स्कोर, ये कैसे पता चलेगा? आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ 3, ठीक है, बिना पढ़े हुए, ठीक, कोई भी 3 पेपर उठाओ इंग्लिश के, अगर उसमें स्कोर आपका 25 प्लस जा रहा है, तो आप संस्कृत उर्दू की तरफ को मत जाओ, आपको इंग्लिश ही लैंग्वेज लेनी है। अगर आपको यहाँ पर 30 में से 25 आप इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हो, आपका स्कोर 20 से नीचे है, तो फिर भूल के भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप हिंदी के साथ दूसरी लैंग्वेज वहां पे इंग्लिश भर के आओ, क्योंकि जो आप फार्म में भरोगे वही आपको वहां भी करनी है। उसी के आधार पे आपके प्यारे दोस्तों आंसर शीट चेक होगी। ऐसे नहीं है कि आपके एडमिट कार्ड में तो हिंदी और इंग्लिश आ रही है और फिर आपको लगा कि यहाँ तो संस्कृत आसान आ गई, अब चलो संस्कृत के क्वेश्चन कर लो। जो आपके एडमिट कार्ड में लैंग्वेज मेंशन है वही लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको अपने पेपर में करने हैं। क्लियर? तो ये तय है, बहुत 50% चीजें जो आप हिंदी में पढ़ोगे वे ही 50% चीजें सेम संस्कृत में। दूसरा, जो आप यूपी टेट में संस्कृत पढ़ोगे सेम वही संस्कृत सारी की सारी सुपर टेट में है। तो संस्कृत के 2 फायदे हैं, एक तो हिंदी तो आपको पढ़नी पड़ ही रही है 30 क्वेश्चन के लिए, तो यहां से 50% जो तैयारी कर रहे हैं वो हेल्प कर रही है, ऊपर से संस्कृत के जो 10 क्वेश्चन सुपर टेट में पूछे जा रहे हैं वो आपके तैयार हो रहे हैं। और प्लस मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं, दोनों लैंग्वेज में ये आपको ध्यान रखना है, लगभग 27 और 29 का आप स्कोर करके आओगे 60 में से। मान के चलो संस्कृत में 27 है तो हिंदी में 29। और ये अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भर्ती होना नहीं चाहते। मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये पेपर आसान होते हैं। यूपी टेट का पेपर किसी भी टेट से सबसे आसान पेपर होता है। इसका सिलेबस बड़ा होता है, कभी भी गहराई से चीजें नहीं पूछी जाती, ऊपर ऊपर से चीजें पूछी जाती हैं। जब आए हुए क्वेश्चंस जो आप सही कर सकते थे आप गलत करते हो तो आपका स्कोर 120 से नीचे होता है, ठीक है। जब आप ढंग से तैयारी करते हैं तो आपका स्कोर 135 से ऊपर होता है। और ऐसा नहीं है, 150 में से 148, 145, 142, 140 लाने वाले कई हजार बच्चे होते हैं, ना कि 1 और 2। वो सिर्फ कमाल यूपी टेट में ही हो पाता है, बाकी जगह नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 140 से ऊपर हजारों की संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट अपना स्कोर करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब लेवल इतना आसान है तो आपको लैंग्वेज में से प्यारे दोस्तों जहां 60 क्वेश्चन आपको मिल गए हिंदी और संस्कृत के, इन दोनों के, तो इन 60 में से अगर आपने किसी तरह 55 का स्कोर पहुंचा दिया तो आप ये समझ लेना कि जो भी वैकेंसी आएगी आप बाकी बच्चों को मुकाबले 10 नंबर उनसे ज्यादा पा चुके हो। और जिसकी लैंग्वेज खराब उसका सुपर टेट भी खराब, उसका प्राइमरी टीचर भी खराब। अब मुद्दा देखो, मुद्दा क्या है? देखो, पढ़ेंगे तो रोज, टॉपिक भी रोज लेंगे, लेकिन ये प्लानिंग, ये चर्चा रोज नहीं होगी। जैसे टॉपिक उठा तो टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगा, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। आप में से कुछ बच्चे जो आज पढ़ने आए थे, हो सकता है मेरी बात से वो एग्री ना करे, अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन किसी भी सफलता के पीछे सबसे जो बड़ी भूमिका निभाता है वो होती है उसकी रणनीति, उसकी प्लानिंग, उसकी योजना। योजना सही है तो युद्ध जीता जा सकता है, और योजना ही गलत है तो बड़ी बड़ी सेनाएं लेके भी अतीत में बहुत सारे युद्ध हारे हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, सारा खेल योजना का है। तो यहां आपको क्या करना है? लैंग्वेज को टारगेट करना है, 1 पॉइंट, ठीक है। दूसरा, लैंग्वेज का डिसीजन लेना है।
संस्कृत या फिर अंग्रेजी। अगर आप में से उर्दू जानते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ढंग से जानते हैं, और वो उर्दू में 30 में से वो 27-28 का स्कोर कर सकते हैं, 25 प्लस का, तो आप संस्कृत भी छोड़ो, अंग्रेजी भी छोड़ो, फिर आपको उर्दू लेनी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ, एक नहीं 3 उठाओ, और उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आप 90 क्वेश्चन करो, 3 अलग अलग पेपर से। और जब हर पेपर में 30 में से 25 का स्कोर या 25 प्लस हो रहा है, वही लैंग्वेज आपको लेनी है। और जिसमें 20 से नीचे स्कोर हो रहा है, समझ लो उसमें स्कोर आपका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां ज्यादा से ज्यादा हम कितनी क्लासें देंगे? 40 क्लासें देंगे, 45 क्लासें देंगे किसी एक लैंग्वेज की। क्योंकि आप 45 क्लास में जब इस एज में आके अब तक नहीं सीख पाए, तो हम जादूगर थोड़ा ही है कि 45 क्लास में आपको सिखा देंगे। इसका मतलब ये है हम उसी चीज को तो आगे बढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी आपके पास है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज का डिसीजन लेने का सबसे बढ़िया तरीका आप लोगों का ये है, कोई भी 3 पेपर उठाओ लास्ट ईयर के, उसमें अपने स्कोर को चेक करो और उसके बाद ये लैंग्वेज का डिसीजन ले लो। लेकिन टारगेट क्या है लैंग्वेज के मामले में? 60 में से 55 लाना है। 60 में से 55 लैंग्वेज में अगर आपका आ गया, तो फिर आपका स्कोर में 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 150 में से 135 प्लस आपका स्कोर गया। अगर ये लैंग्वेज खराब हो गई, यहां आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेना, कितना भी दम लगा लेना, कितना भी पढ़ लेना, वहां वो स्कोर आपका नहीं हो पाएगा, चाहे आप मैथ को कितने भी बड़े लेवल पे जानते हो। क्योंकि सबसे आसान कुछ है तो लैंग्वेज है। सबसे ज्यादा स्कोर कोई बच्चा करता है तो लैंग्वेज में करता है। किसी का टेट नहीं होता तो वो लैंग्वेज खराब होने की वजह से नहीं होता। अब यहां तो आप 90 पे जूझ रहे थे, भी डर यही लग रहा था कि हमारे 90 आएंगे कि नहीं, टेट पास होगा कि नहीं। यहाँ तो टारगेट ही 135। जिसको 90 से डर लग रहा है ना, वो फार्म ही ना भरे। सच्चाई तो ये, अगर आपको यूपी टेट में भी ये डर लगने लगे कि टेट होगा कि नहीं, तो इसका मतलब हमारा टीचर बनने का अभी लेवल नहीं हुआ है। बिना फार्म भरे फिर तैयारी करते रहो चुपचाप। क्योंकि यूपी टेट में 90 लाने का मतलब है कि अगर आप प्रीवियस सारे क्वेश्चन कर जाते हो, थोड़ी सी भी आपको समझ है, कोई टेस्ट आपने दिया है तो भी 90 का स्कोर आता है। और जिनका नहीं आता समझ लो वो न तो अब तैयार है, न वो 2 साल बाद अपने को तैयार कर पाएंगे। तो मुद्दा दूसरा क्या हुआ? आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपको अपना लेवल उठा के चलना है। क्योंकि जहां 50% से ज्यादा रिजल्ट जिस टेट में रहता हो, उसमें भी आप 90 ला के टेट पास ना कर पाओ तो फिर कब करोगे? अरे यही वे टेट थे, सी टेट, जिनमें 55, 15%, 2.5%, 7.5%, 2011, 12, 13, 14 में रिजल्ट। तो उस तरह का तो कोई लेवल ही नहीं है। अब तो पता ही चल गया, सिलेबस की क्लियरिटी है, क्वेश्चन की वेराइटी का पता है, कहां से किस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इसीलिए जिनको डर लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को अभी टीचिंग लाइन में सिर्फ सपना देख रहे हैं, अपने आप को तैयार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये टारगेट अचीव करना है। हथियार है आपके पास लैंग्वेज, युद्ध आपका ये है, हथियार आपके पास ये है, और ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। जिसने लैंग्वेज पे फोकस नहीं किया वो यहां दिक्कत में आएगा। जिसने लैंग्वेज का चुनाव डिसीजन सही तरीके से नहीं लिया वो यहां दिक्कत में आएगा। क्लियर? अब मुद्दा दूसरा क्या है, इसकी चर्चा मैडम करेगी, हिमांशी मैडम। 2 की चर्चा मैं करूंगा। यहां विवेक सर इसकी चर्चा करेंगे, यहां पे मैथ की चर्चा उदय सर करेंगे। लेकिन मैं दोबारा से फिर कह रहा हूं, सी टेट और बाकी टेट के मुकाबले यूपी टेट का सिलेबस डिफरेंट कैसे है लैंग्वेज के माध्यम से एक बार बता देता हूं। जब हम यहां हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के जो 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के यहां आने हैं प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए ये है कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन। और ये हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन होंगे लगभग 20 के आसपास। ठीक है, मैं लिख ही लेता हूं। 18 से 20% होंगे, 17 से 20% होंगे आपके हिंदी व्याकरण के। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, गद्यांश और पद्यांश, जिसको काव्यांश कहते हैं, इसके जो क्वेश्चन होंगे वो 6 से लेके
आपको ध्यान रखना है 9 प्रश्न होंगे आपके इनके, कई बार 3-3 ही प्रश्न दे देता है। इसके बाद यहां से जो क्वेश्चन होंगे साहित्य, हिंदी साहित्य, एवं काव्य शास्त्र। हिंदी साहित्य एवं काव्य शास्त्र से क्वेश्चन होंगे 3 से लेके 5 प्रश्न, 3 से लेके 5 प्रश्न। हिंदी शिक्षण पेडागोजी के नहीं होते हैं, हिंदी शिक्षण के क्वेश्चन होते हैं। ये भी कई बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार 4 क्वेश्चन। ये मिनिमम और मैक्सिमम मैंने आपको बता दिए। क्लियर? 3, 2, 5, ठीक है, और 11 और 17, 27 और एक 28 बैठ गए ऊपर नीचे। ये आपको रेशियो ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि हिंदी शिक्षण के जो क्वेश्चन जहां पेडागोजी का रोल ज्यादा होता था, यहां वो रोल केवल 2 से 4 क्वेश्चन का है। ये मैं किस आधार पे बता रहा हूं? जितने भी पेपर अब तक हो चुके हैं उसके आधार पे। दूसरा जो सिलेबस दिया हुआ है 2022 का, उसके आधार पे। जो 2023 में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है उसके आधार पे। और जो 23,000 2023 में अगस्त में, लगभग अगस्त के आसपास जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके आधार पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां सी टेट, रिट, एच टेट, बिहार टेट, बाकी दूसरे टेटों में एकदम जहां लैंग्वेज का अलग फॉर्मेट है, वहां पे हमारे क्वेश्चन ये। अब इसके अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 2 सेक्शन हमारे हैं, ये जो ग्रामर वाला जो रोल है, इसमें भी शब्दावली का रोल बहुत बड़ा है। शब्दावली का मतलब क्या हुआ? विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी। मैं तो हिंदी व्याकरण लिख दिया। अब हिंदी व्याकरण में तो बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो यहां 17 या 20, ठीक है, कभी आप यहां इसको कुछ और समझ बैठो। अगर 17 क्वेश्चन है तो इसमें से लगभग 7 क्वेश्चन कहां से आने हैं? शब्दावली वाले टॉपिक से। क्या कौन कौन से टॉपिक होंगे शब्दावली के अंदर? विलोम शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होगा, अनेकार्थी शब्द होंगे, वर्तनी होगी, ठीक है, और शाब्दिक अर्थ होगा। ये 7 टॉपिक हैं। इन 7 टॉपिक से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन के लिए शब्दावली के हैं। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन। ये आपको ध्यान। ये ग्रामर का भी एक अलग सेक्शन है, वो तो मैंने जानबूझ के इसमें लिख लिया। तो यहां अगर मैं इसको कम करूं, यहां 12 से 15 अगर इसको कर दूं, ठीक है, तो फिर शब्दावली को हम यहां ले लेते हैं। इसको भी समझने की कोशिश करो। इसको यही करते हैं। ये 12 से लेके 15 क्वेश्चन में इसको कर लेता हूं और शब्दावली को रख लेता हूं इधर उठा के। तो 5वां जो सेक्शन आपका है वो क्या है? शब्दावली। और इस शब्दावली के क्वेश्चन कितने हैं? इसके क्वेश्चन है 4 से लेके 6 प्रश्न। 4 से लेके 6 प्रश्न इस शब्दावली। तो 5 अलग अलग सेक्शन में हमें अपनी हिंदी तैयार करनी है। कौन सी हिंदी? जिसमें 30 में से कम हमारा स्कोर 28 रहे। 30 में से अगर 28 आपको करना है, 2 की कसम तो मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि वे 2 तो आप तब करोगे जब आप वहां पेपर देने के बाद बाहर निकलोगे हॉल से, ठीक है, एग्जाम रूम से बाहर निकलोगे, तब आप वे 2 सही करोगे। कुछ रास्ते में सही करेंगे, कुछ बच्चे घर पे आके सही करेंगे। तो यानी कि शब्दावली के अंतर्गत एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है शाब्दिक अर्थ का, एक शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का, एक विलोम शब्द पर्यायवाची का, वाक्यांश के लिए एक शब्द का, अनेकार्थी शब्द का, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ये शब्दावली के टॉपिक है। तो शब्दावली पे अलग फोकस करें, क्योंकि देखो शब्दावली का वेटेज आपके हिंदी शिक्षण से और हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र से ज्यादा है। अब बिना आप हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र पढ़े जाओगे तो आप पहले ही कम से कम 2 से 3 से 5 क्वेश्चन छोड़ रहे हो पेपर में। बिना शब्दावली पे फोकस किए जाओगे 4 से 5 क्वेश्चन तो पहले ही आपके बाहर हैं। बिना गद्यांश पद्यांश की तैयारी किए जाओगे तो 6 से 9 क्वेश्चन तो पहले ही बाहर है। वो तो समय बताता है। यूपी में कभी भी कोई चीज फिक्स नहीं होती है। हो सकता है यहाँ 3 ही क्वेश्चन पूछे, 3 गद्यांश 3 पद्यांश,
और उन 3 में भी क्या पूछ ले, 2-2 क्वेश्चन उसकी स्टोरी से जो भी दिए गए हैं, बाकी विलोम शब्द पर्यायवाची, क्योंकि विलोम शब्द पर्यायवाची यहां भी आते हैं इन दोनों के अंदर, यहां भी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका हिंदी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। आपको लाने कितने, 28। ला कैसे पाओगे, जब 5 अलग अलग सेक्शन की तैयारी करोगे। अगर यहां तक की चीजें आपकी समझ में आई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि आज का मुद्दा हमारा केवल और केवल यही है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, स्कोर कितना करना है, सिलेबस हमारा क्या है और किस तरीके से यहां से यहां हम 100% चीजें आप तक पहुंचा पाएंगे। तो निशा, अंजू, अमित, संजय, अंकित, मनोज, संगम, आशीष, अरविंद, यश, भारती, बबलू, मनीषा, राधा, अर्चना, सतीश, मुकेश, मोनिका, अमित, सत्यम, किशोर जी। अब कमेंट पढ़ने में नहीं आ रहे हैं भाई, अब तो सबने एक साथ कर दिया। चलो जी, यहां तक ये चीजें जरूरी हैं। मैंने कई बार कहा, कोई भी काम करने से पहले ठंडे दिमाग से बैठ के हमें किस किस रास्ते पे जाना है, क्या क्या चीज कहाँ कहाँ से खरीदनी है, अगर पहले से सोच के चलेंगे तो कम टाइम में कम पैसों में उस काम को हम बहुत ही अच्छे अंदाज में सफलतापूर्वक कर पाएंगे। अगर दे दनादन पढ़ना है जी, 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, तो 18 घंटे पढ़ने वालों को नहीं नौकरी मिल रही है, आप तो 12 और 15 घंटे की बात कर रहे हो। बात है कि योजना किसकी सटीक थी, पेपर में सिलेबस कंप्लीट करके कौन गया। आज के स्टूडेंट की सबसे गलत आदत यह है कि उसे अपना सिलेबस नहीं पता होता है, सिलेबस उसको टीचर बताते हैं। जैसे प्राइमरी में जब हम पढ़ते थे तो हमारे मम्मी पापा हमारे साथ जाते थे दुकान पे, और वो टीचर से एक पर्ची बनवा के लाते थे और वो पर्ची दुकानदार को दे देते थे, भाई ये इतने कॉपी, इतने पेन, इतने ड्राइंग शीट और इतनी किताबें ये दे दो। क्योंकि हम तो छोटे थे, माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इधर टीचर ने लिखा, उधर दुकानदार ने 2-4 चीज अपने पास से दे दी, क्योंकि उसका तो माल बिक रहा है। आज का स्टूडेंट की भी आदत वही है, सिलेबस टीचर बताएगा, जबकि भर्ती अगले को खुद होना है। तो सिलेबस आपको खुद पता होना चाहिए, क्वेश्चन की वैरायटी का आपको खुद पता होना चाहिए। और जिस दिन हमें सिलेबस की सही पहचान हो गई ना, फिर उस दिन टीचर आपको वही पढ़ाएगा जो आपका सिलेबस है। और जिस दिन आपको सिलेबस नहीं पता होगा, टीचर बताएगा सिलेबस, फिर तो वो वही पढ़ाएगा जो उसको अच्छे से आता है। जो उसको अच्छे से नहीं आता वो तो आपके सामने लाएगा ही नहीं। तो समस्या सबसे बड़ी स्टूडेंट की ये है कि सिलेबस पता होना चाहिए खुद। अब इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यहाँ कौन कौन सी चीजें को किस तरीके से करना है। हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र में दोनों में अंतर क्या है, काव्य शास्त्र से क्वेश्चन कौन से लेंगे, संस्कृत काव्य शास्त्र और हिंदी के काव्य शास्त्रों से। साहित्य दर्पण किसकी बुक है, पूछा जा चुका है। वाक्य रसात्मक काव्य किसने कहा, विश्वनाथ ने, पूछा जा चुका है। ये काव्य शास्त्र के क्वेश्चन है। और प्रसिद्ध लेखक कवि, उनकी रचनाएं, पुरस्कार, ठीक है, या उनके नाटक, एकांकी, कहानियों से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे, कोई एक रचना दे देगा, पूछ लेगा ये कहानी है, नाटक है, निबंध है या उपन्यास है, तो वो चीजें यहाँ पे हमें देखनी है। गहराई में नहीं जाना। आदिकाल भक्ति काल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, रीतिकाल आधुनिक काल से क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन लेगा जीवन परिचय का, आत्मकथा का, नाटक का, एकांकी का, निबंध का, यात्रा वर्त का, डायरी का क्वेश्चन लेगा। ठीक है, वहां प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, प्रसिद्ध कवि की पंक्ति पूछेगा। तो आपको उस लेवल पे जाके चीज, हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार, पत्र, पत्रिकाओं से क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी का पहला पत्र बताओ कौन सा है, तो उस पे आपको फोकस करना है। मैं इसके अंदर और कौन कौन से सेक्शन है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में बताएंगे। यहाँ ज्यादातर अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण की विधियों से पूछे गए। तो यहाँ शिक्षण की जो कार्य प्रणाली है, जो कि DSSB के अंदर हमेशा आते ही है 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो आप TGT दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से PGT दे रहे हो, तो उसी से संबंधित यहाँ भी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ साइकोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा, यहाँ हिंदी की शिक्षण की विधियों से क्वेश्चन होगा। तो ये 5 सेक्शन आपके किसके थे, ये 5 सेक्शन है आपके हिंदी के। तो उम्मीद करता हूं अपने दिमाग में ये चीज बैठा के इतना ही एफर्ट्स लगाना है जिसका जितना रोल है। पता चला आपने 15 क्लास हिंदी शिक्षण के ले ली, क्वेश्चन कितने आने हैं, 2 या 4। पता चला आपने 50 घंटे हिंदी शिक्षण ही पूछ दिया, ठीक है, और ये यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन आए, इसमें टाइम दिया आपने कुल 15 घंटा है, 15 टॉपिक। तो यहाँ तो ज्यादा पढ़ना चाहिए ना, जिसका जितना रोल है उसी हिसाब से उसको टाइम दो।
शब्दावली एक ही दिन में विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी पढ़ दी। कितने आ रहे हैं? मिनिमम 4 आ रहे हैं। एक दिन में 4 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो और यहाँ 15 से 20 क्लासें ले रहे हो। ये कौन सा पढ़ने का तरीका हुआ भाई? जब यहाँ 4 नंबर में ये आ रहा है तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करो, उसको ज्यादा टाइम दो। एक बार नहीं बल्कि 4 बार पढ़ो आप विलोम शब्दों को। कोई 50, 60, 150 जो विलोम शब्द किताबों में दिए होते हैं उनको पढ़ के आप ये मान लेते हो कि विलोम शब्द वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। जरूरी है जो किताब में 150 क्वेश्चन, 150 विलोम शब्द दिए उन्हीं में से वो पूछे? तो अगर आपने पहले से पढ़े हुए हैं तो आप सही करके आओगे। तो ये क्या था आपका हिंदी का सिलेबस। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि सबको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। अब यहाँ जो सेकंड लैंग्वेज है उसका भी आपने डिसीजन ले लिया। बाल विकास शिक्षण के क्वेश्चन सेम होंगे, लेवल थोड़ा सा 6 to 8 में ज्यादा होगा। यहाँ हिंदी आप लोगे ही, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी हिंदी हो गई। भाषा सेकंड में अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक लो। ठीक है, मैंने तो आपको डिसीजन ले लिया है कि जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, आप यूपी में के स्टूडेंट हो ज्यादातर, ठीक है, या यूपी से बाहर का भी कोई भी कैंडिडेट यहाँ प्राइमरी टीचर बन सकता है, यूपी टेट भी दे सकता है, अच्छा स्कोर करके फाइनली सिलेक्शन भी ले सकता है। कोई भी डोमिसाइल किसी भी स्टेट का यहाँ नहीं मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूपी में केवल यूपी वाले ही बच्चे भर्ती होंगे, दूसरे स्टेट वाले भी हो सकते हैं। तो जिनकी इंग्लिश वीक है, उर्दू नहीं जानते हैं, वीक का मतलब ये नहीं कि 15 का स्कोर, वीक का मतलब है कि 25 स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उसी को मैं इंग्लिश वीक कह रहा हूँ। ठीक है, जो 25 से स्कोर कर रहे हैं या 22 भी कर रहे हैं तो वो इंग्लिश ही रखे, अदरवाइज आप संस्कृत लो। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मैथ साइंस वाले जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो ज्यादातर मैथ और साइंस को चुनते हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो फिर यहाँ पे सोशल साइंस को चुनते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि साइंस वाला बच्चा ही केवल मैथ साइंस लेगा, वो ये भी ले सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक पात्रता है और पात्रता में ये देखा जाता है कि आपका नंबर कितने हैं। वो ये नहीं देखता कि आपने कौन सी लैंग्वेज ली, आपने उर्दू क्यों नहीं ली, अंग्रेजी मीडियम स्कूल बन हो रहे हैं, अब तो सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, आपने इंग्लिश को छोड़ के संस्कृत क्यों ली, वो कोई नहीं पूछेगा। आपने बीएससी किया, आप सोशल साइंस ले लो। आपने एग्रीकल्चर किया है, अगर आपका हाथ इसमें अच्छा है मैथ साइंस में, तो आप मैथ साइंस ले लो। नहीं, ये सीटेट में कंसीडर होता है। ये तो पात्रता परीक्षा है और उसमें आपका स्कोर देखा जाएगा। तो जिसमें भी आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं उसका चुनाव करो आप। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 100 में से 85% बच्चे जो बीएससी किए हुए होते हैं उनका बैकग्राउंड मैथ और साइंस का होता है, इसलिए वो मैथ साइंस लेंगे। और जो आर्ट साइड से जिन्होंने बीए किया हुआ होता है वो यहाँ सोशल साइंस लेते हैं। तो यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, या तो मैथ साइंस के या फिर आपके इसके। आपको दोनों को नहीं करने हैं भाई। बीएससी वाले बीएससी बीएड क्या करेंगे, मैथ साइंस। बीए बीएड वाले क्या करेंगे, केवल और केवल यहाँ पे सामाजिक विज्ञान। ठीक है, 60 क्वेश्चन हो गए 150, इसमें 125 प्लस स्कोर आपको करना है। तो पेपर देने का फायदा, 125 से नीचे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर टाइम पास हो रहा है, अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। टोटल फोकस कहाँ कर देना है, 1 to 5 पे। ठीक है, तीनों चीज कॉमन है। जब आप पेपर देने जा रहे हो, सेंटर भी एक जगह पड़ रहा है, 2 अलग अलग शिफ्ट में एक ही दिन पेपर हो रहा है, तो फिर दोनों भरो, दोनों दो। अब समय बताएगा कि इसका फायदा मिलेगा कि नहीं। अब तक तो नहीं मिला है, अब तक केवल 2 ही भर्ती हुई है, एक मैथ साइंस वालों की 29,000 और एक उर्दू वालों की 1400। ठीक, उसके अलावा कोई वैकेंसी 6 to 8 के लेवल पर आज तक यूपी में फुलफिल नहीं हुई है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? चलो जी, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन दिया, जैसे बाल विकास है, बाल विकास व अध्यापन यानी कि शिक्षण। ठीक है, 15 क्वेश्चन कहां से आएंगे, विकास की अवधारणा व इसका सीखने के साथ संबंध, आनुवंशिकता, पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया, बच्चे, शिक्षक, माता पिता व साथी, बच्चों के विकास के सिद्धांत, चौमुखी बौद्धिक विकास। सिलेबस दिया है लेकिन पूछेगा एक भी क्वेश्चन नहीं से, सारे के सारे ऊपर से आ जाएंगे। पता चला अधिगम से क्वेश्चन थे 7, बुद्धि से क्वेश्चन थे 4, 7 और 4 हो गए 11, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ये यूपी के एग्जाम की खासियत है। आप पेपर देखो उठा के, सिलेबस तो ये तब से चल रहा है, 2012 से यही सिलेबस है, चेंज थोड़ा ही हुआ है ना, अब की बार चेंज होगा। लेकिन आप पढ़ते रहोगे, विकास की अवधारणा, इसके सीखने के साथ संबंध। ठीक, तो जो यहाँ थ्योरेटिकल चीजें दी गई है ना,
वो वहां पूछे नहीं जा रही है, वहां केवल ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइकोलॉजी के इसमें कहाँ का है ना, तो बाल विकास और के क्वेश्चन कहे हैं, बाल विकास के क्वेश्चन तो सबसे कम पूछता है ये। सारी साइकोलॉजी, इस पूरे सेक्शन के 6 अलग अलग सेक्शन होते हैं जिसको आप साइकोलॉजी कहते हो। एक तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी हो गया, दूसरा बाल विकास हो गया, तीसरा पेडागोजी हो गया, इसके बाद शिक्षण की कार्य प्रणाली टीचिंग मैथोलॉजी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया जो इसके अंदर पूछा जाता है, और तमाम ये सामाजिक संस्थाएं, संगठन, सरकारी गैर सरकारी जो एजुकेशन के फील्ड में काम करती है। तो ये सब अलग अलग जो सेक्शन है, चाहे वो RTE है, राइट टू एजुकेशन जिसको हम कह रहे हैं, चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, चाहे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, नई शिक्षा नीति है, यहां से क्वेश्चन लेगा, मिड डे मील से क्वेश्चन लेगा। तो वो सारी चीजें आपको यहां करनी है। तो इसके बाद इस पे चक्कर नहीं काटना है कि आपने उठाया और कहीं से भी कुछ भी आपने पढ़ना शुरू कर दिया और कर लिया। बच्चों को केंद्रित करते हुए प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ये जो टॉपिक दिए हुए हैं ना इन्होंने, ये टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी के टॉपिक और पूछता है साइकोलॉजी। 30 क्वेश्चनों में से 15 प्लस क्वेश्चन साइकोलॉजी के होते हैं। तो इसलिए वहां ऐसा नहीं है कि पढ़ के इतना जाओ अब पता चले पेपर में इतना मिला था, इतने में से भी इतना गलत कर दिया, हो गया काम। क्योंकि आपके पास ये जो मौका आपको मिल रहा है ना, इसके दम पे भर्ती होने का, ये वास्तव में अच्छा है। 5 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा की अवधारणा, बच्चों की समझ का आकलन, ठीक है, ये दे दिया सब। ठीक, मैडम चर्चा करेगी, ठीक है, उनके अधिकार क्षेत्र में चीजें हैं, लेकिन बीच बीच में मैं भी, मेरे से जो हेल्प होगी मैं करूंगा, ठीक है। इसमें तो ये जो भी है शिक्षा व अध्यापन, इसमें 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, वो आएंगे वहां 5 ही क्वेश्चन, ठीक है। ये इसके साथ में शिक्षा अध्यापन, ठीक है, प्रेरणा, सीख, अनुभूति, भावना, इन टॉपिक पे थोड़ा फोकस रखना है, लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख के आपको करना है। यहाँ पे संख्या प्रणाली, बीज गणित, ज्योमेट्री, ठीक है, ये कहीं नहीं पूछा जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं CTET में, बाकी टेट में, लेकिन यहाँ पे अपने आप में देखो 2D 3D यहाँ पूछा जा रहा है, कहीं नहीं आते। इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। मैंने क्या कहा, साइकोलॉजी में जो सिलेबस दिया है वो आउट ऑफ सिलेबस हमेशा गया है और हमेशा जाएगा। केवल उन टॉपिक पे फोकस नहीं करना, उनके अलावा भी टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन यहां आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है। केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो बुक है 1 to 5, 6 to 8, वो सारी की सारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये जो पेपर बनेगा, यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे, जो डिजिट आएगी, वो सारी की सारी माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की जो बुक है, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसकी बुकों में से यहाँ क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें से क्या करोगे आप, मार्केट में से कोई बुक उठा लोगे किसी भी पब्लिकेशन की। आज तक किसी भी पब्लिकेशन की बुक से जो कि मार्केट में भरे पड़े हैं, टेट में हो या सुपर टेट में हो, कभी भी 50% भी क्वेश्चन पेपर के नहीं आए। अगर आते तो फिर हमारी आवश्यकता ना होती पढ़ाने की, ना पहले कभी आए ना अब आएंगे। सारा एफर्ट्स आपको लगाना है। तो इसके लिए क्या पढ़ना है आपको, माध्यमिक, कोई कुछ भी पढ़ाई पढ़ते रहो, ठीक है, लेकिन आपको जो अपने एफर्ट्स लगाने हैं ना, खुद सरकारी बुक लाओगे खरीद के माध्यमिक शिक्षा परिषद की। हालांकि यूपी में बाकी जगह NCERT की बुक को लाए, लेकिन NCERT की बुक को ना लेके केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद वाली बुक को पकड़ना है, मैथ वाली को, और वहीं से सारी चीजों को इनको देखना है। इस सेक्शन को भी, इसको भी और इसको भी, इसके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, छोड़ा इसने कुछ, ये मैथ के अंदर रीजनिंग भी पूछ रहा है और पूछता है। तो ये सेक्शन आपको पकड़ने हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि मेन कंटेंट कहां से लाओगे, माध्यमिक शिक्षा परिषद की बुक से, ठीक है। ये सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद ये सारे के सारे शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन हैं आपके, ठीक। ये जो आप बेसिक शिक्षा जो ट्रेनिंग किए हैं उसी में पूरा एक पेपर होता है, वहीं से ये क्वेश्चन आते हैं 10 के 10, ठीक है। हालांकि वो 10 नहीं देगा, मुश्किल से 4 या 5 ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैथ में यहाँ लिखा हुआ है 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 नहीं रहेंगे। वो यहाँ से मैथ के लेगा कम से कम प्यारे दोस्तों 25 के आसपास क्वेश्चन, क्षेत्र मिट्टी डाटा हैंडलिंग, इसके साथ ज्योमेट्री, बीजगणित और संख्या प्रणाली, ठीक है। यहाँ 20 प्लस क्वेश्चन होंगे और फिर 5 से लेके 7 क्वेश्चनों में इसको समेट देगा। ये कोई मैं बता रहा हूं इसका कंटेंट कहाँ है, इसका कंटेंट है जो आपने बेसिक शिक्षा की जो ट्रेनिंग ली है, जिसको आप BTC कहते हैं। तो BTC सेकंड सेमेस्टर में ये पूरा का पूरा एक पेपर ही है, और जो सेकंड सेमेस्टर में जो एक पूरा पेपर पढ़ाया जाता है ये उसी के टॉपिक है सारे, और वहीं से ये क्वेश्चन लेंगे।
तो इसीलिए आप किसी बुक से या किसी पीडीएफ पे फोकस ना करके, क्योंकि आपको स्कोर करना है 135 प्लस, तो आप उन सरकारी बुकों को लो, क्योंकि जो भी पेपर को बनाएगा वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो एक्सपर्ट्स हैं सरकार के अंदर जो काम कर रहे हैं। और यूपी सरकार के कर्मचारी तो यूपी सरकार की जो बुक है उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो पेपर को सेट करेंगे। और पेपर एक बनता नहीं है, उसके 4 अलग अलग सेट बनते हैं। और वो कहां से लेंगे कंटेंट, ताकि आप उनको चैलेंज ना कर पाओ बाद में, वो लेंगे उन सरकारी बुकों को जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो आपके पास वहां से कंटेंट होना चाहिए। चलो जी, इसके बाद यहाँ पे है भाषा की समझ से संबंधित, देखो इन्होंने क्या क्या कह दिया। ठीक, यहाँ कह रहा है भाषा की समझ के 15 सवाल, एक गद्यांश नाटक या एक कविता समझ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी व्याकरण के, अनुमान के, शाब्दिक क्षमता से संबंधित प्रश्न होते हैं। गद गद्य पठ्यान साहित्यिक, असंबंध वैज्ञानिक, कथा इत्यादि से हो सकता है। भाषा विकास का अध्यापन 15 सवाल, यहाँ 15 नहीं होंगे, यहाँ 3 से 5 प्रश्न होंगे जो कि आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ 15 कह रहा है ना, ये 15 ना तो कभी आज तक आए हैं ना कभी आएंगे। तो यहाँ क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सीखना अधिग्रहण कोई क्वेश्चन नहीं, सुनने बोलने की क्षमता यहाँ से क्वेश्चन होगा, भाषा का प्रयोग में बच्चों की उपयोगिता, ये अब जो टॉपिक दिए वहां से ना लेके वो ज्यादातर शिक्षण की विधियों से और टीचिंग मैथोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस चीज को थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सिलेबस आपका ये रहना। फिर कह रहा है भाषा की समझ प्रवीणता का मूल्यांकन सुनने बोलने से संबंधित। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण, भाषा की कठिनाई। तो ये चीजें यूपी टेट की दृष्टि से हमारी क्या है, बेफालतू की चीजें हैं। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दे दिया। ठीक है, डाइट की बुकों का ये सिलेबस है, और क्वेश्चंस जो हैं वो आने हैं 3 से 5। 5 हालांकि आए नहीं, लेकिन मेरी उम्मीद यह है कि 5 क्वेश्चन उसको रखने चाहिए। ठीक है, और वो रख सकता है, 5 से ज्यादा नहीं रखेगा। ठीक है, बेशक उसने वहां पे 15 क्वेश्चन लिखे हो। ठीक है, ये इंग्लिश का सिलेबस है जी, इंग्लिश वाले इस सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, ये 2022 वाला सिलेबस है, 23 वाला सिलेबस नोटिफिकेशन के दौरान आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे सिलेबस इसके अंदर दिए हैं। ज्योग्राफी में क्या पूछेगा, और ये सारा आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। निमित शब्द का पर्यायवाची बताइए, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताइए, अत्यंत शब्द में उपसर्ग बताइए। ये यूपी टेट के क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो इससे आप अपने सिलेबस की समझ बनाओगे, वहां टॉपिक पढ़ोगे अलग। ये 2017 का क्वेश्चन है यूपी टेट का। तो इसमें क्या पूछ लिया, पर्यायवाची का क्वेश्चन हो गया एक आपका, फिर क्या है संधि विच्छेद का क्वेश्चन हो गया, फिर की उपसर्ग से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर है वाच्य का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद में वर्तनी का क्वेश्चन हुआ, इसके बाद में अर्थ पूछ लिया, इसका अर्थ बताइए, जो शाब्दिक अर्थ है जिसको मैं कह रहा हूं शब्दावली से, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लिया। क्वेश्चन अपेक्षा का विशेषण रूप इसमें से क्या है, ड का उच्चारण स्थान बताइए क्या है, वर्णमाला से क्वेश्चन हो गया। इसमें तद्भव बताइए क्या है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए क्या है, 4 गज मखमल में कौन सा विशेषण है, तो ये जो है शब्द के भेदों से है। शीश का तत्सम बताइए क्या होगा। निम्नलिखित किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, ये तो भाषा बोली उपबोली हिंदी के उद्भव और विकास से क्वेश्चन है, लेकिन आपके यहाँ पूछा गया है। चौराहा शब्द में समास बताओ, सूरसागर किस भाषा की रचना है, हिंदी साहित्य का क्वेश्चन। आंख की किरकिरी होने का अर्थ बताइए, मुहावरे का क्वेश्चन। हिंदी में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। इस तरह के टीचिंग का क्वेश्चन होता है, शिक्षण से क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप बताइए, शुद्ध वर्तनी है, सुलेख है, श्रुतलेख है, या फिर आशु भाषण है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। ठीक है, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण व वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका बताइए, पत्रिका वाला क्वेश्चन हुआ। निम्नलिखित में कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है, साहित्य से क्वेश्चन हुआ। तद्भव पत्रिका का संपादक बताइए, पत्रिका है। 12 बरस सो कुकर जीवे अरु 13 लो जीव सियार, पंक्ति किसकी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ गद्यांश दे दिया, गद्यांश के आधार पे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्यय का। फिर इसके बूझ रहे हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। गद्यांश के आधार पे क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्ध तत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी। ठीक है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, ये इसकी आंसर की है। तो कुल मिला के ये थे आपके 30 क्वेश्चन 2017। ऐसे ही आप 2018, 19, 20 यानी कि जब जब पेपर हुआ
उसके आधार पे अंदाजा लगा सकते हो कि आखिरकार ये सारे के सारे हिंदी में ध्यान रखना, प्रीवियस पेपर विद सॉल्यूशन और आंसर की के साथ मैं आपको पीडीएफ दूंगा। एक पॉइंट, जो मैं कह रहा हूं माध्यमिक शिक्षा परिषद की बुक, बीटीसी की बुक सेकंड सेमेस्टर में जो कंटेंट है वो सारा कंटेंट टाइप हुआ मैं पीडीएफ के रूप में दूंगा। 2 लैंग्वेज मेरे पास है, एक है हिंदी और दूसरी है संस्कृत। तो दोनों के अंदर आपको कहीं से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं उस पूरे कंटेंट को पीडीएफ के रूप में दूंगा। जो मैं पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ में नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ में होगा। सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। और जब आप ढंग से चीजों को लेके बढ़ोगे आगे, और कम से कम दोनों लैंग्वेज की, एक लैंग्वेज की 20 क्लास, कम से कम दूसरी लैंग्वेज की 30 प्लस क्लास, हिंदी की 30 प्लस क्लास होगी, टोटल 50 के आसपास क्लासें होगी। उन 50 क्लासों में मैं अपना यूपी टेट हिंदी और संस्कृत का सिलेबस कंप्लीट करूंगा। क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा हो सकता है 60 प्लस क्लास हो जाए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतनी क्लास बढ़ेगी। थ्योरी को, जो क्वेश्चनों को की वैरायटी को ध्यान में रख के हर तरह के क्वेश्चन को कराने का जो कंटेंट है, उसकी थ्योरी को मैं आराम से 50 क्लासों में करा पाऊंगा। तो ये था प्यारे दोस्तों यूपी टेट का सारा लेखा जोखा। क्वेश्चन की वैरायटी भी आपको दिखा दी, बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे ज्यादा मुद्दा मेरा यही था क्या नहीं करना है। टॉपिक में सिलेबस में जो दिए हुए हैं टॉपिक, उनसे इतर यहाँ पे पूछा जा रहा है। सिलेबस में कहाँ था मुझे बताओ, यहाँ सिलेबस दे रहा था ना ये लैंग्वेज का, इसमें कहाँ लिखा हुआ है साहित्य, इसमें कहाँ लिखा हुआ है काव्य शास्त्र, इसमें कहाँ लिखा है पत्र और पत्रिका। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है ये। तो यहाँ ये इन्होंने जो सिलेबस हिंदी का दिया है, इस हिंदी के सिलेबस में ये इतनी बात लिख दिया कि एक गद्य, नाटक या कविता की समझ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है जी। हिंदी व्याकरण आएंगे, अनुमान शाब्दिक क्षमता से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, किसके? पैराग्राफ के आधार पे होंगे, अनुमान और शाब्दिक क्षमता के। ठीक है। इसके बाद इसमें कहाँ लिखा है हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र, पत्र पत्रिका, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि और उनकी रचना। तो टीचर का फायदा यही तो होता है कि जब जब आपके सामने रिक्स आए, जब जब आपके सामने चुनौती आए, तो उन चुनौती का सामना आप टीचर को साथ में लेके उन चुनौतियों का सामना कर पाओ। यही तो हमारे अनुभव का आप लोगों को फायदा मिलता है। अदरवाइज हम आप लोगों से ज्यादा सीखते हैं, आप लोग हमसे कम सीख पाते हो। ये सच्चाई है। क्योंकि जिस लेवल पे आप पहुंच गए हो, वहां पे आपके दिमाग के जो फोल्डर है हिंदी वाला, वो ऑलरेडी भर चुका है, और संस्कृत वाले में तो जंग लग चुका है। तो वहां उन फोल्डर में हम चीजें डालना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं, लेकिन आपका लेने के तैयार नहीं, क्योंकि वो ओवरफ्लो रहता है। तो इसीलिए टीचर ही बच्चों से ज्यादा सीख जाता है। ठीक, फिर वो अगले जो कुछ बच्चे सीखना चाहते हैं उनको अनुभव शेयर करता है। तो कुल मिला के ये है कि जो पढ़ाई होगी कल से, ठीक है, वो 9:45 से 11 की क्लास में होगी। कल से टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, फिर इन चीजों पे चर्चा नहीं करेंगे। तो अब आपको अपने दिमाग के वे तमाम सारे तारतम्य खोल देने हैं। हिंदी के फोल्डर को खाली करके आना है, संस्कृत वाले को अभी खाली रखना है। फिर संस्कृत की क्लास स्टार्ट करूंगा। पहले हिंदी की आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी 9:45 से लेकर 11 बजे तक। और तमाम क्वेश्चंस पेपर मैं केवल आपको 2017 का पेपर दिखाया, उसके बाद में भी पेपर हुए। और पिछला जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है मैराथन क्लास के नाम से। ठीक है, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक हिंदी बाई अरुण सर और एक सिलेक्शन दरबार के नाम से। पेपर के पहले दिन जो मैंने मैराथन ली थी ना, 150 में से 135 प्लस क्वेश्चन उसमें से थे। अब अंदाजा लगाओ, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस है, इतने दिन से हम ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं यूपी के तमाम उन एग्जामों को, हमें पता होता है कि कहाँ से कौन सी चीज का लिमिटेशन दायरा क्या है। तो मेरा फोकस ये था, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, किस चीज पे आपको फोकस करना है। आपको टारगेट देना था कि 135 का, और उन सब चीजों को लेके आप कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ने को पढ़ाई नहीं कहते हैं। आपको वो चीजें समझ आनी चाहिए कि आखिरकार जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा सिलेबस है कि नहीं है, वे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वे वहां से पूरे हो रहे हैं कि नहीं है। इस पूरे से देखो कितना दिया है, एक टॉपिक 2, 3, 4, इनके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, इनसे केवल 2 क्वेश्चन आए पूरे पेपर में, कहीं कहीं पे 3 है, 4, 5 तो कहीं आए नहीं। मैं तो फिर भी कह रहा हूं मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 मान के चलते हैं। और ये खुद कह रहा है कि 15 क्वेश्चन आएंगे। ये क्या कह रहा है खुद, 15 सवाल सिलेबस कह रहा है। फिर आप चिल्लाते रहो, अरे जो पढ़ के गए थे वो तो आया ही नहीं, इतना पढ़े थे, इतना आया, इतना गलत कर दिया, काम हो गया खराब। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले ठंडे दिमाग से सोचो
कि आखिरकार करना कैसे है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आपको घर के कुछ मार्केट से सामान लाने हैं, वे जो आइटम है वो 15 से ज्यादा है। अब मम्मी ने बताया, कुछ पापा ने बताया, कुछ घर के मेहमान, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि आप बाजार में जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, लाने की जिम्मेदारी आपकी। अब उसका सीधा सा फंडा एक तो ये आपने सबकी सुन ली, हाँ हाँ आ जाएगा, तो आपको 15 आइटम अगर दिए गए, घर पे 10 या 11 ही आएंगे, बाकी 3-4 तो आपको घर ही आके याद आएंगे, वहां आएंगे ही नहीं। तो एक तरीका तो उसका ये है कि जी बताओ आपका क्या आइटम आएगा, जी आप भी बताओ, पड़ोसी भी बताए क्या है, उसको लिख लो। और लिख लिया, फिर आप अपने दिमाग में लगाओ कि जो काम हम करने जा रहे हैं, हम तो पढ़ने जा रहे हैं ना, कॉलेज में या कहीं कोचिंग लेने जा रहे हैं, हम मार्केट में सामान लेने थोड़े जा रहे हैं। हमें वो जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केट के रास्ते से जा रहे हैं, तो हमें वो भी काम करना है जो हम रोज कर रहे हैं अपनी पढ़ाई का, और दूसरा काम वो भी करना है जो एक्स्ट्रा हमको मिला है आज मार्केट से सामान लाने का। तो अब आप ये तय करोगे कि आपको वो सामान मार्केट अपना काम करने से पहले लेके रखना है, या फिर जब आप वहां से फ्री हो जाओ पढ़ाई से तब आपको लेना है। फिर आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि पहले कौन सा सामान ज्यादा है जो एक ही दुकान पे मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। अब पूरी मार्केट में 4 बार चक्कर काटते रहोगे, एक बार यहाँ ले लिया, फिर दुकान पीछे छूट गई, फिर आ गए वापिस, फिर यहाँ से ले लिया, फिर आगे बढ़ गए, तो 2.5 घंटे तो आपने मार्केट में ही खराब कर दिया अपने जीवन के। जब टीचर बताता है 1 घंटे, आप बोर हो जाते हो। तो इस तरह से टाइम की जो बर्बादी है वो बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे किए गए काम में आप रोज करते हो। और जिस दिन ये काम आप पढ़ाई में करने लगोगे ना, ये ब्रेन थक जाएगा आपका, बोलेगा बहुत हो गया, 30 साल हो गई पढ़ते पढ़ते, बस करो अब, ठीक है, आपके बस की बात नहीं है। तो इसलिए आप में से हर किसी की एज 25+ है, या हो सकता है 20+ है। अब बहुत लंबे समय तक जब आप इस तरह के काम करोगे तो ओरिजिनल क्वालिटी ये ब्रेन निकाल के नहीं देगा आपको, क्योंकि आपने इसको गलत आदत डाली हुई है। तो पढ़ाई में भी वही चीज है, आप अपना सिलेबस खुद अपनी हैंडराइटिंग से लिखो और 4 जगह लगाओ सामने, एक आपकी आंखों के सामने, एक पीठ पीछे, एक दाएं और एक बाएं। जैसे भी घूमोगे सिलेबस नजर आएगा। अच्छा जी, ये भी कर लिया, वर्णमाला कंप्लीट हो गई, ठीक है, इसके बाद संधि हो गई, समास से क्वेश्चन था, समास हो गया, ये विलोम शब्द से क्वेश्चन था, विलोम शब्द हो गया, वाच्य से क्वेश्चन था, वाच्य हो गया, वाक्य से क्वेश्चन, वाक्य हो गया। वाक्य में मुझे डाउट आ रहा है, ये क्लियर नहीं है अभी। तो जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे तब तक लाइफ में आप इनसे फ्री नहीं हो पाओगे, और जब तक आप अपने को फ्री होने की आदत नहीं डालोगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। यही हिंदी आप अंदाजा लगाओ, पिछले 20 सालों से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हिंदी में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। यही हिंदी हम रोज प्रयोग कर रहे हैं, यही हिंदी हमने हर एग्जाम में लिखी है, हर एग्जाम जो हमने दिया है वो इसी हिंदी से दिया, लेकिन फिर भी हम हिंदी में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। आखिर वो कौन सी हिंदी हो गई जिससे आपको पेपर में जाते ही घबराहट हो जाती है, पेपर में जाते ही जिसके आप 10 से ज्यादा क्वेश्चन गलत कर पाते हो? क्योंकि कभी आपने ढंग से सीक्वेंस में लॉजिकली चीजों को नहीं देखा है। बस आपने आदत डालनी है, पढ़ना है, किताब उठाई, खोले, 3 घंटे हो गए, चलो जी बंद करो, 3 घंटे फिर खोले, बंद करो, 4 दिन बाद फिर उसमें से क्वेश्चन पूछे गए, आधे गलत आधे सही। ये कोई तरीका सही नहीं था, और ये काम पिछले 15 साल से आप कर रहे हो। आप में से एक स्टूडेंट वो है जो 2 से 3 साल के अंदर 2 नहीं 3 सिलेक्शन लेगा। पहले यूपी में प्राइमरी टीचर बनेगा, फिर डीएसएसबी में जाएगा, डीएसएसबी छोड़ के फिर किसी दूसरे में बड़े हायर एजुकेशन में चला जाएगा। और एक स्टूडेंट वो है जो एग्जाम देता रहेगा, एग्जाम देता रहेगा, एग्जाम देता रहेगा, और समय निकल जाएगा। आपको कौन सा स्टूडेंट बनना है, तय आपको करना है। बात करते हैं सुपर टेट। सुपर टेट के क्वेश्चन देखो जी। प्रत्येक किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, करदंत कह रहा है ये यहाँ टाइपिस्ट ने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। करदंत प्रत्यय बताइए जी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, थार, धातु के साथ हमें आंसर नहीं देना है, हम तो सिलेबस बता रहे हैं। अगर ये चीजें समझ में आ रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा रिस्पॉन्स जरूर दे दीजिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे सुपर टेट में हिंदी के, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 10 क्वेश्चन संस्कृत के, 10 इंग्लिश के। तो सुपर टेट के अंदर जो लैंग्वेज का रोल है ना दोस्तों, वो लैंग्वेज का रोल क्या है उसको जानो आप। देखो जी, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं बिना प्रमाणिक चीजों के कुछ बोलता नहीं हूं, ठीक है। ज्यादा सुपर टेट मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूं, लेकिन तब जब मैं फ्री रहता हूं, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के बैच और अपनी सर्विस के अलावा जो टाइम मिलता है, तो बीच बीच में मैं यूट्यूब पे भी रहता हूं। अब दोबारा से फिर शुरू करूंगा।
यू सुपर टेट 2000 में 23 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब 23 में नोटिफिकेशन आएगा, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री कोई कहे, क्योंकि आपको ध्यान रखना दिल्ली का शिक्षा मंत्री बदल गया तो वहां के भी शिक्षा मंत्री बदलते देर नहीं लगेगी। ठीक है, इलेक्शन है, ठीक है, वैकेंसी भी है, वो जानबूझ के बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, उसके प्रति बच्चे इकट्ठे ना हो, क्योंकि सुपर टेट वाले बच्चे संगठित है और बहुत दिनों से वो इंतजार कर रहे हैं चीजों का, क्योंकि इनको कई काम उससे पहले करने, इसलिए उसको अभी थोड़ा सा इन्होंने पाइपलाइन में डाला है, वो फिर अचानक बाहर निकल के आएगा। तो सुपर टेट के अंदर जो भाषा का रोल है, जिसमें मैं आपको 2 भाषा पढ़ाऊंगा, एक भाषा है फर्स्ट यहाँ हिंदी के रूप में, और ये जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे, और दूसरी भाषा है प्यारे दोस्तों यहाँ सेकंड लैंग्वेज, वो है आपकी संस्कृत, और संस्कृत के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 10 क्वेश्चन, और तीसरी जो भाषा है जो कि कंपलसरी है सबके लिए, वो है प्यारे दोस्तों यहाँ अंग्रेजी, इसको पढ़ाएंगे आपके दूसरे टीचर, और इसके भी क्वेश्चन क्या आने हैं 10। तो लैंग्वेज का रोल कितना हो गया, 40 हो गया। सुपर टेट में भी सारा खेल लैंग्वेज और साइकोलॉजी वाले सेक्शन का है, जिसके 4 अलग अलग सेक्शन पूछते हैं। अगर इसमें 2 सब्जेक्ट आपने पकड़ लिए, एक तो लैंग्वेज, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज कितने में है 40। अगर इस लैंग्वेज में आप 35 का स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो 35 का स्कोर इस लैंग्वेज में अगर आप कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने सुपर टेट को बहुत ही सीरियसली लिया है, और जो परफॉर्मेंस आपको करनी थी आप उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करके आए हो। इससे नीचे स्कोर हो रहा है तो इसका मतलब आपने लैंग्वेज वाला गेम खराब कर दिया है, और लैंग्वेज जब जब खराब हुई है तब तब आप स्टूडेंट ने बहुत दिक्कत फेस की है, तो उसका रिजल्ट नहीं हुआ है या फिर वो सिलेक्शन से वंचित हो गया। तो इसीलिए लैंग्वेज पे आपको टारगेट करना है किसी भी टीचिंग लाइन में जाने के लिए, चाहे वो आप सीटेट के थ्रू पास करके जा रहे हो, चाहे आप डीएसएसबी दे रहे हो, चाहे आप केवीएस दे रहे हो, चाहे एनवीएस दे रहे हो, तो लैंग्वेज एक बड़ी भूमिका निभा रही है। क्योंकि उसका रीजन ये है दोस्तों, एक तो आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो ज्यादातर, अगर आपकी लैंग्वेज ही खराब हो गई तो आपके पास तो बचा ही नहीं कुछ, बाकी में तो परफॉर्मेंस आपका वही है ना जो बाकी जनता का है, जो बाकी भीड़ का है। तो अगर आप कहीं नंबर ज्यादा ला सकते थे उनके मुकाबले, तो वो लैंग्वेज थी आपकी, और लैंग्वेज ही आपने खराब कर दी, अर्थात 5-7 क्वेश्चन जो आप सही कर सकते वो आपने गलत कर दिए। तो इसमें जो टारगेट है आपका वो 35 का, ये 35 का कब होगा आपका टारगेट, जब आप इस 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन सही करके आओगे, और ये 28 यानी कि 30 क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है जी। अभी यहाँ पे जो हिंदी के 20 क्वेश्चन है ये सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो आर्ट साइड का हो, एग्रीकल्चर का हो, या फिर वो साइंस साइड का हो, चाहे वो कॉमर्स साइड का, सबके लिए तीनों लैंग्वेज कंपलसरी है, वो सबको क्वेश्चन करने ही है। तो एक तो आप ये तय करो कि हम हिंदी संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसलिए पढ़ रहे हैं सुपर टेट में, क्योंकि 28 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। और ये नहीं कि ये कोई जादू है 28 क्वेश्चन सही होंगे तो जादू से होंगे, अरे मैक्सिमम बच्चे करके आते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। आप आरटीआई लगा लो, हम लगाते हैं खुद, ठीक है, तो ये मैक्सिमम बच्चे करके आते हैं, कई हजार बच्चे होते हैं जिनके 30 में से 30 सही होते हैं यहाँ, ठीक है, सीट यूपी टेट में 30 में से 30 हो, कई हजार बच्चे। हम पूछते हैं सबसे ज्यादा 100% परफॉर्मेंस करने वाली लैंग्वेज कौन सी है, वो देंगे जवाब, उनके पास डाटा है, वो कहेंगे उर्दू है, उर्दू में सबसे ज्यादा बच्चों के हुए थे 30 में से 30, फिर दूसरी बार संस्कृत में हुए 30 में से 30 सबसे ज्यादा बच्चे, फिर वो देंगे कुल कितने बच्चे हैं, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा। पहले तो क्वेश्चन ये था आरटीआई का कि सबसे ज्यादा है 100% परफॉर्मेंस करने वाली लैंग्वेज, ठीक है, यूपी टेट के अंदर। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि संस्कृत में कितने % बच्चे हैं जिन्होंने 30 में से 30 क्वेश्चन किया, 100 में से 100% सही हुआ है इनका, फिर वो देंगे आंकड़ा कि 19,000 इतने बच्चे थे। अरे हिंदी में कितने थे। तो इसीलिए मैं ये कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं कि अतिशोक्ति है, चीजों को बढ़ा के रख रहा हूं, ये असंभव कार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज है, क्वेश्चन का लेवल ही नहीं होता है, बशर्ते आप उनको पढ़ के गए हो तब कर पाओगे, ठीक। तो ये था आपको ये 2 लैंग्वेज जो है इसका पूरा का पूरा सिलेबस वो कराऊंगा मैं। अब उसको एक बार देख लेते हैं सिलेबस को। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए 1 शब्द, ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक, इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों लिए जाते हैं, ठीक है। हालांकि मैं सारे दूंगा, पैराग्राफ यहाँ पे भी आएगा, वहां भी पैराग्राफ था, और
ये लो जी, ठीक है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, सुपर टैट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वहां पे इधर इस तरह कोई दो बार पेपर आपका हुआ तो आपको ध्यान रखना, एक बार आपका डिस्क्रिप्टिव था, लिखने का था, एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना आंसर भाववाचक, ऐसे लिखना था। एक बार आपका ऑब्जेक्टिव टाइप था, अब की बार जो सुपर टैट होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो क्वेश्चन क्या था आपका, वाच्य से क्वेश्चन था, ठीक है, में कौन सा वाच्य है, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अस कही कुटिल भई उठी दाढ़ी मानुष रोज तरंगनी बाड़ी में मानहू के द्वारा कौन सा अलंकार है, तो दूसरा टॉपिक क्या हो गया, अलंकार हो गया। रस छंद अलंकार आपके हिंदी में भी पूछे जाते हैं, कहीं भी वहां सिलेबस में मेंशन नहीं है। अलंकार के तो दो क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट के अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन अलंकार का हो गया। फिर कह रहा है यहाँ वाक्य, तीसरा टॉपिक वाक्य का हो गया, ठीक है। मैंने कहा होगा वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य हैं। तो ये, इसके बाद प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, ये सुपर टैट का सिलेबस है। इसके बाद जिसके हाथ में चक्र हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक। वीर रस का स्थायी भाव है, ये रस से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ एक कविता दे दिए नीचे दिए गए पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। अग्नि शब्द का तद्भव बताओ। अब बताओ, दिया है पद्यांश और उसमें पूछ रहा है तत्सम तद्भव व्याकरण पूछ रहा है, तो ये तद्भव का क्वेश्चन हुआ। पर्वत के ऊपर की समान समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। वाक्यांश के लिए वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक अकर्मक क्रिया, ये क्रिया का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। विहू का विलोम शब्द, इसमें विलोम शब्द का क्वेश्चन पूछा। फिर एक कंघी का तत्सम बताओ, तत्सम से क्वेश्चन पूछ रहा है दो। राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कारक पूछ रहा है। चौराहे में समास बताओ, समास का क्वेश्चन हो गया। दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके उत्तर दीजिए। छोटा सा गद्यांश होंगे, इसके क्वेश्चन होंगे। प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, उसको बिना पढ़े आंसर देना है, वो सिखाएंगे आपको। इसके बाद सृष्टि का तद्भव बताइए, तो तत्सम तद्भव सुपर टैट में हमेशा पूछा। काला सागर में कौन सी संज्ञा है, संज्ञा से क्वेश्चन। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, प्रत्यय का क्वेश्चन लिख। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का क्वेश्चन। संस्कार शब्द में उपसर्ग बताइए, उपसर्ग का क्वेश्चन। हिंदी की प्रथम कहानी की लेखिका का नाम बताइए, ठीक है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी के प्रवर्तक। तो कुल मिला के बात यह है कि जो आप यूपी टेट में पढ़ रहे थे ग्रामर, वो रस छंद और अलंकार आपने यूपी टेट के अंदर पढ़ना है। वो आपको वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी पढ़ना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची पढ़ना है, वाक्यांश के, वही आपका सुपर टेट का भी हिस्सा है। इसी वजह से जानबूझ के हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज की दृष्टि से दोनों को कंबाइंड करके क्लास चलाना आपके और मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि जो आपका सुपर टेट का सिलेबस है हिंदी और संस्कृत का, वो आपका यूपी टेट में ऑलरेडी पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए यहाँ दोनों को, जिसको सुपर टेट की तैयारी करनी है वो भी, और जिसको यूपी टेट की तैयारी करनी है वो भी, दोनों को एक साथ पढ़ने में जो मजा आएगा, क्योंकि हम यूपी टेट के साथ सुपर टेट और सुपर टेट के साथ आपको यूपी टेट की तैयारी करा रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे यूपी टेट कर चुके हैं उनसे भी गुजारिश है कि वे दोबारा भरे। फार्म भरने से तैयारी अच्छी होती है, पेपर देने से हमें अपनी गलतियों का पता चलता है। इसीलिए आप ये ना सोचिए कि मेरे 120 125 नंबर हैं और दोबारा से आप पेपर ना दो। मैंने ये कहा कि पिछले वाला जो एग्जाम हुआ, मेरे YouTube पर सिलेक्शन दरबार और हिंदी भाई अरुण सर पर मैंने रात को पहले दिन जब यूपी टेट का पेपर हुआ, पहले दिन मैंने मैराथन क्लासें ली। उसमें से 135 क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है, उसमें आए हुए हैं। तमाम बच्चों ने जिन्होंने मैराथन क्लास अटेंड की, तमाम बच्चे जो पढ़ रहे थे, उन्होंने 135 प्लस स्कोर किया है। वो मेरी आदत नहीं है कि मैं उन लोगों का इंटरव्यू लूं, या यही है। बाकी लोगों की कुछ की नौकरी भी लगी है, आपको ये ध्यान रखना, जो ऑलरेडी पहले टेट कर चुके थे, ठीक है, जिनका पुराना था, पुरानी भर्तियां थी, क्योंकि तो 2011 से चीजें चली हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तमाम उन बच्चों को भी पता है, जब हम ऑफलाइन पढ़ाया करते थे अलग अलग शहरों में जाके, चाहे वो आगरा हो, मेरठ हो, या इसके बाद बागपत, शामली हो, या दिल्ली के 3 अलग अलग इस कोने में हमें यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी जो कराए हैं। तो धीरे धीरे वे बच्चे भी सामने आएंगे आप लोगों के, जो सिलेक्शन पा चुके हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ये चीजें जरूर फोकस करनी है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पेपरों में किस किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन लिए गए, हमारा ओरिजिनल सिलेबस क्या है, मैं ओरिजिनल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो नहीं है जो साइड पे दिया गया है। आपका ओरिजिनल सिलेबस क्या है किसी भी सब्जेक्ट का, आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, आपको कंटेंट किस किस चीज का चाहिए और किस उन्नत दर्जे का चाहिए, ये सारे डिसीजन इस एज में आके आप लोगों को लेने चाहिए। पढ़ाने वाले आपको कुछ भी पढ़ा जाएंगे, ठीक है, समझाने वाले आपको कुछ भी समझाने लगेंगे, लेकिन आपको टारगेट करना है 135 प्लस स्कोर को, तभी इस यूपी टेट का फायदा है। ये मैं तय विश्वास के साथ कह सकता हूं। सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अगस्त के बाद आएगा, लेकिन अगस्त के आसपास आपका ये एग्जाम हो जाएगा यूपी टेट का। 20 से 25 दिन के अंदर कभी भी यूपी टेट का नोटिफिकेशन होगा, आप सबको भरना है। अब जो भी कमेंट हैं, आप कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी तमाम दिक्कत और दुविधाओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, मेरी कोशिश थी क्वेश्चनों के माध्यम से, क्वेश्चन की वैरायटी के माध्यम से उन सब चीजों की समझ बढ़ाना आप लोगों की, ताकि आपको अपने ओरिजिनल सिलेबस का पता चल जाए। क्लियर? ठीक है, तो कल से हम शुरू करेंगे 9:45 से लेके 11 बजे नए टॉपिक से शुरू करेंगे चीजों को लेके, और उसमें वहां पे एक एक चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपकी तमाम दिक्कतें, तमाम समस्याओं को सुलझाने में मैं कामयाब रहूंगा। इस पूरे बैच के अंदर शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। दूसरा, मैं आज ही बता देता हूं, मैं जब भी बच्चों को डांटता हूं या उसको इसीलिए डांटता हूं कि उसका और कोई तरीका नहीं है मेरे पास उसको सही रास्ते, सही ट्रैक पे लाने का। आप में से बहुत सारे उम्र में मेरे से बड़े भी हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो जॉब कर रहे हैं टीचिंग लाइन में या कहीं दूसरी जगह, और या दूसरी जगह कर रहे हैं तो टीचिंग में आना चाहते हैं। लेकिन मेरी किसी भी बात का आप इस पूरे बैच में जब तक ये कंप्लीट होगा आप बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि जिस दिन आप पेपर दे के निकल के आओगे उस दिन आपको सही एहसास होगा कि आप किस टीम के साथ जुड़े, आप किन लोगों के साथ जुड़े, और आखिरकार उन लोगों ने आपके लिए क्या किया। क्योंकि जब तक आप पेपर नहीं दोगे तब तक आपको हो सकता है हमारी टीम से ज्यादा बढ़िया दूसरी टीम के लोग लगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट देने के मामले में जो कैरियर विल ऐप है और उसकी जो टीम है, अपने आप में पिछले 7-8 साल से प्यारे दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में, क्योंकि जब हम ऑनलाइन नहीं थे तो ऑफलाइन भी थे, दोनों ही माध्यमों में हमने बहुत ज्यादा सिलेक्शन लोगों के कराए हैं। ढोल डबड़ी बजाना हमको नहीं आता है, हमको केवल पढ़ाना आता है, किताबों को लिखना आता है, सही कंटेंट को सीक्वेंस में रख के बच्चों को तक पहुंचाना आता है, और उसी पे हमारा ज्यादातर फोकस रहता है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर मिलता हूं मैं अपनी पूरी टीम के साथ, ठीक है। धीरे धीरे सारी क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आज आपकी लैंग्वेज की ही क्लास थी, एक हिंदी की और दूसरी आपकी इंग्लिश की। तो जैसे जैसे होली से बहुत टीचर अपने घर पे गए थे, हमारा कुछ स्टाफ है वो भी घर पे गए, दूर दूर के लोग थे, जैसे इस स्टाफ पूरा आ जाता है, सारे टीचर वापसी कर जाते हैं दिल्ली में, तो आपकी क्लास का पूरा शेड्यूल प्यारे दोस्तों हम मंडे टू फ्राइडे का फिक्स कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं नेक्स्ट मंडे यानी कि अगले सप्ताह में मंडे से आपकी सारी क्लासें A to Z, मैडम हिमांशी और उदय सर, इसके साथ विवेक सर, अभिषेक सर, मैं, अरुण कुमार, बाकी सारे जितने भी लोग हम टीचिंग में हमेशा आप लोगों का साथ दिए, दोबारा से फिर मंडे से आपको अपने अपने टाइम पे अलग अलग सेशन लेते हुए नजर आएंगे। और उम्मीद करता हूं अब की बार फिर यूपी टेट और साथ के साथ सुपर टेट में कैरियर विल की टीम का एक बड़ा रोल होगा आप लोगों को आपकी मंजिल पे पहुंचाने का। धन्यवाद।